उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ ही उप मुख्यमंत्री की बैठक हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया और इसके साथ ही राज्यों में केंद्र की चल रही योजनाओं पर फीडबैक भी लिया गया। उत्तराखंड में महिला वोटर्स बीजेपी के लिए कैसे लकी साबित हो रही हैं? मुख्यमंत्री क्यों हर जिले में महिला सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं और क्या है इसका लोकसभा चुनाव का कनेक्शन? एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या फिर मुख्यमंत्री के जिलेवार दौरे, बीजेपी के फोकस पर मातृशक्ति है। महिलाओं को लखपति दीदी बनाने से लेकर जिलों में महिला प्रधान मेले आयोजित करने और इन मेलों में मुख्यमंत्री की बढ़ चढ़ कर भागीदारी, सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण, महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कुछ ऐसे ही प्रयास है, जिनसे बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जीत की उम्मीद है। पार्टी की जीत में महिला वोटर्स का बड़ा कनेक्शन बीजेपी मानती है। दरअसल बीजेपी का मानना है कि उत्तराखंड में जैसे जैसे महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा, बीजेपी वैसे वैसे जीत दर्ज करती चली गई। मातृशक्ति चूंकि हमारे राज्य की रीढ़ रही है और इस राज्य को बनाने में हो या राज्य की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने में हो या यहाँ के जनजीवन को आगे बढ़ाने में, मातृशक्ति का हमेशा से बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मातृशक्ति का उत्थान हो, उनको स्वरोजगार की ओर बढ़े, रोजगार की ओर बढ़े, स्वावलंबन की ओर बढ़े। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा रहा, तो इन दोनों चुनाव में 5 सीटें बीजेपी के हाथ लगी। ठीक यही ट्रेंड विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। 2017 के चुनाव में 10% महिलाओं ने अधिक वोट डाले, तो बीजेपी पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। 2022 में भी पुरुष वोटर्स की अपेक्षा 4% महिलाओं ने अधिक वोट डाले, तो बीजेपी तमाम मिथक तोड़ते हुए सत्ता में वापसी कर गई। वहीं टिहरी लोकसभा सीट से टिकट की दावेदार मानी जा रही बीजेपी युवा मोर्चा उपाध्यक्ष नेहा जोशी का कहना है कि बीजेपी की जीत में महिला वोटरों की निर्णायक भूमिका रहेगी। और मुझे लगता है कि महिला वोटर हमेशा से उत्तराखंड में निर्णायक रही है। पिछले हम अगर 4-5 इलेक्शन देख लें तो महिला वोटर्स का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी का ही वोट रहा है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो एक प्रचंड जीत पूरे देश में भाजपा को मिलने वाली है, उत्तराखंड से उसकी शुरुआत होगी और हमारा जो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज है इस बार रिकॉर्ड पार करेगा और पिछली बार से भी ज़्यादा हमें भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं के वोट मिलेंगे। महिला वोटरों का बढ़ता प्रतिशत बीजेपी की जीत का मिथक बन गया। यही वो कनेक्शन है जिसे बीजेपी किसी भी सूरत में टूटने नहीं देना चाहती। 2024 में राज्य की 5 सीटों पर हैट्रिक बनाने का बीजेपी का सपना भी इस बुनियाद पर पल पल बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में बजट सत्र होना है और जल्द ही इसकी तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। वहीं बजट सत्र को लेकर कई विधायकों ने स्पीकर को लेटर लिखकर सेशन को दून में कराए जाने को कहा है, जिसके बाद में सत्र अब देहरादून में ही होगा। वहीं दूसरी ओर गैरसैंण के बजाय देहरादून में बजट सेशन कराने के ऐलान से कर्णप्रयाग से बीजेपी विधायक अनिल नौटियाल नाराज है। अनिल नौटियाल का कहना है कि गैरसैंण में सेशन न चलाने के पीछे ठंड समेत जो बातें कही जा रही हैं वहां कुछ भी ऐसा नहीं है। अनिल नौटियाल का कहना है कि वो हाल ही में गैरसैंण से लौटे हैं और गैरसैंण में इतनी ठंड नहीं है कि वहां पर विधायक ना रह पाए। नहीं है, अभी 25-26 जनवरी को मैं वहां पर था, लेकिन अब ठंड भी इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन अब किन कारणों से वहां पे सत्र न कराए जाने की बात कही गई है इनके द्वारा, माननीय विधायकों के द्वारा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिल्ली में पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग से लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि लोकसभा की 5 सीटों के लिए 35 नेताओं के नाम की लिस्ट बनी है। इसमें कुछ नाम सर्वे में आए हैं, जो कुछ नेताओं ने आवेदन किया है। स्क्रीनिंग कमेटी की अभी दूसरे और तीसरे राउंड की मीटिंग होगी, जिसमें नामों का शॉर्ट करके नामों को शॉर्ट लिस्ट भी किया जाएगा।
प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, उन पर सब पर चर्चा हुई है और किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या चीजों की आवश्यकता है ये चर्चा हुई। और जो हमारे मुद्दे होंगे, राष्ट्रीय मुद्दे या जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन पर किस पे लोगों का ज्यादा फोकस है या लोग ज्यादा उसके विषय में बात चाहते हैं, तो इन सभी विषयों में बात हुई है। देहरादून में पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जिसमें पुलिस ने 280 संदिग्ध लोग पाए हैं और चुनाव को देखते हुए पुलिस ने ये वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया था जिसमें पुलिस ने 10,000 से ज्यादा लोगों के चालान काटे और करीब 1 करोड़ से ज्यादा का राजस्व वसूल किया। एसएसपी के आदेश पर सभी थानों में ये ड्राइव चलाई गई। वहीं जल्द ही आर्म्ड लाइसेंस को लेकर भी वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाएगी। वहीं विकासनगर में पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों और किराएदारों का सत्यापन किया गया। पुलिस की 4 टीमों ने इस वेरिफिकेशन ड्राइव में भाग लिया जिसमें 54 लोगों के चालान काटे गए। वहीं 10 संदिग्ध व्यक्तियों को लेकर विकासनगर चौकी बाजार भी लाया गया। लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस की बॉर्डर मीटिंग देहरादून में होने जा रही है। इस मीटिंग में हिमाचल, यूपी और साथ ही हरियाणा के पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मीटिंग में चुनाव के दौरान अपराधियों के साथ में अवैध शराब पर नजर रखने सहित अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी और साथ ही सभी अधिकारी राज्य में स्थित अपराधियों की जानकारी भी साझा करेंगे। और 20 फरवरी को होने वाली इस मीटिंग के लिए पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आईजी गढ़वाल ने बताया कि बॉर्डर मीटिंग लोकसभा चुनाव को देखते हुए की जा रही है। कानपुर के एसएसपी जाएंगे, बाकी हमारे पौड़ी और हरिद्वार, देहरादून के एसएसपी और उत्तरकाशी के एसपी रहेंगे उस मीटिंग में। बनभूलपुरा हिंसा के 12वें दिन जमीयत उलेमाए हिंद का राज्य स्तरीय प्रतिनिधिमंडल रविवार को हल्द्वानी पहुंचा और इस प्रतिनिधिमंडल ने बनभूलपुरा इलाके का दौरा किया। इस दौरान जमीयत के नेताओं ने उपद्रव के दौरान प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, साथ ही स्थानीय अधिकारियों से भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। जमीयत के प्रतिनिधियों ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर शांति व्यवस्था को बहाल किया जाए, माहौल को पुरअमन किया जाए। उसके बाद आगे क्या होगा वो बैठ के हम प्रशासन से बात कर रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए था जो कुछ हुआ है, लेकिन अब ठीक है, जो कुछ हो गया अब हालात सामान्य करने में हम पहले दिन से लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अमन और शांति के साथ रहें। बनभूलपुरा कांड में कथित तौर पर एक पार्षद समेत 2 कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी होने पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि शुरू से इस बात की आशंका थी कि इस कुचक्र के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस शामिल थी, तो उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी दुष्प्रचार कर रही है। बनभूलपुरा कांड में पुलिस ने शनिवार को जिन 3 वांटेड आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनमें से पार्षद शकील अंसारी और मोकीन सैफी कथित तौर पर कांग्रेस से जुड़े बताए जा रहे हैं। मोकीन सैफी यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष था और बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बनभूलपुरा पर कांग्रेस के विरोधाभासी बयानों से पहले से इस बात की आशंका थी कि इस कुचक्र के पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस का हाथ है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को इस पर स्थिति साफ करनी चाहिए। उधर कांग्रेस बनभूलपुरा कांड के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। आज ये उजागर हो गया है कि भाई उस घटना के पीछे कहीं न कहीं जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता इन्वॉल्व हो रहे हैं, उससे बहुत स्पष्ट ये लग रहा है कि भाई इस कुचक्र के अंदर कहीं न कहीं जो है हमको जो है उनकी नीति और नियत पर भी शक होता है। देखिए, जहां तक बनभूलपुरा कांड में कांग्रेस के लोगों का जो नाम आ रहा है वो नाम बिल्कुल गलत नाम है। हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। हाँ, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष जरूर था, लेकिन उससे पहले उसको निष्कासित कर दिया। बहरहाल बनभूलपुरा कांड में अभी तक पुलिस 58 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 6 आरोपियों के घर की कुर्की की जा चुकी है। तफ्तीश के साथ साथ जैसे जैसे नई परतें खुलती जा रही हैं, उसी हिसाब से सियासत भी करवट ले रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
प्रदेश में सख्त भू कानून बनाए जाने और मूल निवास की मांग को लेकर कोटद्वार में महारैली निकाली गई। देवी रोड के तड़ियाल चौक, देवी मंदिर, मोटर नगर होते हुए रैली मालवीय उद्यान पहुंची। रैली में बड़ी तादाद में महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी निभाई। लोगों ने कहा कि प्रदेश में मूल निवास और मजबूत भू कानून लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि प्रदेश के मूल निवासियों का भविष्य सुरक्षित रह सके। ये जो भू कानून ये आना बहुत अनिवार्य है। हम उत्तराखंडी छा हमारे सब कुछ एक चाहिए, बच्चा हमारे भय रहना चाहिए। अगर भू कानून है जाए तो हमारे सब बच्चा बेरोजगारी जो है तो समाप्त हो जाए, रोजगार शुरू हो जाना। और हमारे मांग यही है कि भू कानून बहुत जरूरी है। हमारा अस्तित्व बचा रहे, इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताजियों ने ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन लड़ा था, ताकि हमारी संस्कृति बची रहे, हमारा राज्य बचा रहे। लेकिन उसका फायदा क्या है? भू कानून हमें नहीं मिला, मूल निवास हमें नहीं मिला, हमारा अस्तित्व खतरे में है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगे गांव में बाघों के हमले लगातार जारी है, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस बार कॉर्बेट के आसपास बाघों के हमले का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसमें युवती की मौत हुई थी। इसके बाद ढेला रेस्क्यू सेंटर के पास बाघ के हमले में एक और महिला की मौत हो गई। इसके बाद सावलदे की दुर्गा देवी की मौत ढेला रेंज में हुई, तो वहीं शनिवार को ढेला के पंजापुर में कला देवी को बाघ उठाकर ले गया, जिसका शव बस्ती से कुछ दूरी पर मिला, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। और जंगल में लकड़ी घास को हम जाएंगे। अगर ये जंगलात वाले घास भी और लकड़ी भी घर में रख दें, और जिसके पास खेती है खेती होने नहीं दे रहे हैं, जंगल में खेती में चौकीदारी करने जा रहे हैं, बच्चे घर में सुला के जा रहे हैं, बाघ आंगन में आ जा रहा है। आप बताइए कि क्या करें, हम कैसे जिएंगे, बताइए आप। सबसे पहले डर ये तो है, जो बच्चे हैं वो यहाँ पे मैदान में आए दिन क्रिकेट खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, आने जाने की जो बच्चों काफी उनके में खौफनाक। एक वो बैठा, अभी परसों बीच में महिला के घर के बाहर से बाघ बैठा था, वो रेंजर ऑफिस जाकर के उसने बोला कि मेरे वहाँ बाघ आया, तो उन्होंने उसके बाद भी उसकी कोई कार्रवाई नहीं करी। इलाके में आदमखोर बाघ के हमले में 4 महिलाओं के मौत के बावजूद बाघ को पकड़ा नहीं जा सका, जिससे लोगों में कॉर्बेट प्रशासन को लेकर खासा आक्रोश है। मैं पटरानी भी गया, मैं आमपोखरा भी गया, मोहान इसलिए नहीं जा पाया कि सुबह ही टाइगर पकड़ा गया था, लेकिन जो महिला हुई थी उनके परिवार वालों से मैं मिला था। हाँ, सावलदे वाले में मैं नहीं जा पाया था क्योंकि मैं यहाँ था नहीं। तो अभी हमारे पास लगभग 18 लोग लगातार उस क्षेत्र में बने हुए हैं, 2 टीम्स के माध्यम से, जो लगातार इस टाइगर को मॉनिटर कर रहे हैं और इसके रेस्क्यू की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। एक हमारा आपके माध्यम से अनुरोध ये रहेगा कि इस क्षेत्र में कल रात भी टाइगर की कॉल हुई है। कॉर्बेट में बढ़ते बाघ अब गाँव वालों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। ऐसे में बाघों की निगरानी और दूसरे उपाय के बारे में कॉर्बेट प्रशासन को सोचना होगा। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। रामनगर में संयुक्त संघर्ष समिति ने कान्या में एक जन सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें जंगली जानवरों से इंसानों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में तय हुआ कि गुलदार और बाघ जैसे वन्यजीव अब बहुतायत हो गए हैं और इसीलिए इन्हें संरक्षित सूची से बाहर किया जाए। कई लोगों को हम कहेंगे हम एकजुट रहेंगे तो हम ताकत बढ़ाएंगे, बाघ को भी मरवाएंगे, जंगल पर अपने अधिकार भी लेंगे, लेकिन कोई भी कार्यक्रम होगा तो हम उसमें जरूर शामिल होंगे। आजादी के 7 दशक बाद चीन और नेपाल से सटे इलाके जगमगा उठे हैं और पिथौरागढ़ में व्यास, दारमा और साथ ही जोहार घाटियों में बसे दर्जनों गांव को बिजली से जोड़े जाने की जो प्लानिंग है उसे तैयार किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पिथौरागढ़ की व्यास, दारमा और जोहार घाटी में दर्जनों गांव बसे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसे इन गांवों तक रोड कटने के बाद अब जरूरी सुविधाएं जुटाने का काम किया जा रहा है। तीनों घाटियों को केंद्र ने पहले वाइब्रेंट विलेज में शामिल किया है, जिसके बाद इन इलाकों को बिजली से जोड़ने की कवायद शुरू की गई है।
चाहे वो ब्यास हो या दारमा हो या चौदास हो। इसमें ये सब जो गांव हैं ये वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत शामिल हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, तो कुछ जगह सोलर से इलेक्ट्रीफाइड हैं और बाकी जगह नहीं है, तो उसमें हम लोग इनको ग्रिड से जोड़ने का हम लोगों ने इनका प्लान बनाया है। ये वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत ही प्लान बनाया गया है। बॉर्डर की इन घाटियों में पर्यटन की भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं। असल में व्यास घाटी में जहां मानसरोवर यात्रा का मार्ग है, वहीं ओम पर्वत, आदि कैलाश और पार्वती झील भी यहीं पर मौजूद है। जबकि दारमा घाटी में विश्व विख्यात पंचाचूली की चोटियां मौजूद हैं। जोहार घाटी की बात की जाए तो ये घाटी पूरी दुनिया में पर्वतारोहण के लिए विख्यात है। व्यास वैली जो है हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय कैलाश मानसरोवर यात्रा यहाँ पर चलती है। उसके अलावा हमारे यहाँ पर आदि कैलाश है, ओम पर्वत है, पार्वती सरोवर है। अगर इसको बिजली कनेक्टिविटी जोड़ दी जाए तो हमारे जो आने वाले पर्यटक हैं इनको काफ़ी सुविधा मिलेगी और इसमें जो है पर्यटकों का फुटफॉल काफ़ी बढ़ेगा। बॉर्डर की तीनों घाटियों को बिजली से जोड़ने के लिए सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। इतना ही नहीं, यूपीसीएल इसके लिए टेंडर जारी कर चुका है और अब उम्मीद है कि जल्द ही ये गांव भी रोशन हो जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। शुक्रवार से घंटाघर और परेड ग्राउंड के चारों तरफ 2 किलोमीटर के दायरे में बिना जीपीएस लगे विक्रम और ऑटो की एंट्री बैन कर दी गई है। इस फैसले के 48 घंटे के अंदर ही विक्रम और ऑटो यूनियन ने जबरदस्त तरीके से विरोध शुरू कर दिया है। अब विभाग के फैसले को मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन का फैसला बताया जा रहा है। विक्रम संचालकों का कहना है कि विक्रम को सड़कों से हटाने के लिए आरटीओ ने यह फैसला लिया है, जबकि आरटीओ का कहना है कि ट्रैफिक की मॉनिटरिंग के लिए घंटाघर और परेड ग्राउंड के 2 किलोमीटर के दायरे में ही नियम लागू होगा, बाकी ये नियम लागू नहीं होगा। केस लगाने के लिए तिपहिया वाहन, दुपहिया वाहन पर कोई प्रतिबद्धता नहीं है सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। मगर ये किस वजह से हमारे ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। टाटा मैजिक गाड़ी जो देहरादून के अंदर आई है कि वो विभागीय अधिकारियों ने एक आरटी की बैठक बिना उसको हमारे समिति को विश्वास में लिए करी और उसके ऊपर ये टाटा मैजिक का जो प्रचार था हम सभी पे थोप दिया उसको कि टाटा मैजिक कन्वर्ट करो, हम आपको स्टेज कैरेज में लाके दे देंगे गाड़ी को। मैम हमने जब कहा कि स्टेज कैरेज के परमिट अगर हमारे को टाटा मैजिक में आप दे रहे हैं, मैं कहा सर वो तो गाड़ियां जो गाड़ी पेट्रोल की है वो। गौमुख से निकलने वाली गंगा नदी अपने ही मायके में ही मैली हो रही है, जिससे कि स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं में भी भारी गुस्सा है। गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए भले ही पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा हो, लेकिन गंगा अपने मायके यानी कि उत्तरकाशी में ही मैली हो रही है। गंगोत्री से चिन्यालीसौड़ के बीच 12 बड़े और 20 से अधिक छोटे नाले भागीरथी यानी कि गंगा में गिर रहे हैं। गोमुख से निकलने के बाद गंगा के किनारे पड़ने वाला पहला बड़ा शहर उत्तरकाशी है। ये शहर गंगोत्री धाम का मुख्य पड़ाव भी है, लेकिन यहाँ मुख्य बाजार समेत होटल, आश्रम, धर्मशाला के गंदे नाले भी सीधे गंगा में जा रहे हैं, जिससे गंगा प्रदूषित हो रही है। उत्तरकाशी में गंगा नदी किस तरह से मैली हो रही है हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। ये तिलोत क्षेत्र है और देख सकते हो आप किस तरह से जो गंदा पानी है वो सीधे नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते जो नदी का जो जल है वो पूरी तरह से बदरंग होके बह रहा है। वहीं ज्ञानसू में सीवर के लिए जो सीवरेज प्लांट बनाया गया है उसकी क्षमता भी काफी कम है, जिसके चलते यहाँ भी ओवरफ्लो होने से गंगा नदी प्रदूषित हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लेकिन जब सबकी मिली भगत हो, जब कोई सुनना नहीं चाहता है, सालों से हम कंप्लेन करें कोई सुनना नहीं चाहता है और डायरेक्ट मलमूत्र गंगा में डाला जा रहा है। इस गंगा के जल को हम आचमन करते हैं, इसको हम जो है चरणामृत के रूप में पीते हैं, लेकिन इसको इतना प्रदूषण उत्तरकाशी, जो कि उत्तरकाशी गंगा का मायका है। गंगा उत्तरकाशी में जो बह रही है और उन लोगों का सीवर गंगा नदी में डाल रखा है और जैसा कि देख सकते हैं आप मेरे पीछे पूरा कचरा और सीवर बह रखा है गंगा नदी में और गंगा मैली हो रही है। साल 2014 में शुरू हुई नमामि गंगे परियोजना के तहत नदी में गिरने वाले गंदे नाले के पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए साफ किया जाना था। साथ ही नदी किनारे घाटों का पुनर्निर्माण भी होना था, लेकिन नमामि गंगे परियोजना केवल घाटों के पुनर्निर्माण तक सिमट कर रह गई है। हालांकि अधिकारी जल्द ही डीपीआर बनवाने की बात कर रहे हैं। और अभी उत्तरकाशी में कुछ जो गांव पहले गांव के एरिया में थे वो नगर पालिका में शामिल हुए हैं
और उनमें चूँकि सीवर की व्यवस्था अभी है नहीं, तो उसके बारे में बृहद चर्चा हुई है कि हम लोग उसमें DPR बनवा के और ये STP सीवर के लिए शासन को भेजें और फिर वहाँ से जितना जल्दी वहाँ से स्वीकृति मिल जाएगी तो हम सीवर का काम करवाएंगे। उत्तरकाशी में हमारे पास जो है 2 MLD का ट्रीटमेंट प्लांट है STP का, और जो कि जितनी रिक्वायरमेंट है उत्तरकाशी में उससे कम है। लगभग 3 MLD की यहाँ पर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है STP प्लांट की, जिसके लिए जो है पेयजल निगम की जो है गंगा प्रदूषण नियंत्रण यूनिट जो है उनके द्वारा इसका प्रपोजल बनाया गया है। उत्तरकाशी शहर 4 धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है, जो अपनी आस्था और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यात्री और पर्यटक गंगोत्री से पहले उत्तरकाशी ही पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरह मुख्य पड़ाव पर गंगा नदी प्रदूषित हो रही है, वो सिस्टम पर सवाल जरूर खड़े कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। प्रदेश में दूर दराज के स्कूलों को लेकर बड़ी खबर है। अब तक मिड डे मील में दूरस्थ इलाकों में गैस सिलेंडर पहुंचाने को लेकर जो दिक्कत आती थी वो अब दूर होने जा रही है। केंद्र सरकार ने मैदानी जिलों में दूरस्थ इलाकों के लिए 100 रुपए, तो पहाड़ के लिए दूरस्थ इलाकों के लिए 200 रुपए प्रति सिलेंडर पहुंचाने के लिए बजट देने की स्वीकृति दे दी है। यानी कि अब तक दूर दराज के स्कूलों में जो दिक्कत गैस सिलेंडर को सप्लाई करने को लेकर होती थी वो आगे नहीं होगी। उसके परिप्रेक्ष्य में ये तय हुआ है कि 100 रुपये प्लेन्स के एरिया में और 200 रुपये पहाड़ के एरिया में प्रति सिलेंडर जो है, इसका हमसे एक आंकलन हमसे मांगा था, एस्टिमेशन हमने मांगा था, तो एस्टिमेट हमने भारत साहब ने सबमिट कर दिया है। यदि भारत साहब की स्वीकृति भी उसमें उन्होंने हाँ कही भी हमसे, यदि ये पैसा मिलता है तो फिर हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।